हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम NIS के लिए लेसन 17 करने वाले हैं। ऑलरेडी 16 लेसन तक हो चुके हैं। ठीक है, 16 चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं या आपको डाउट है कोई भी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा सिंपल वे है कि जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो चैप्टर वाइज काउंट, ठीक है, ताकि आपकी पेपर की प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट भी कुछ पता लग जाए। और उसके अलावा आपको पेपर में क्या लिखना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब भी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर अब तक आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर पहले से हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेसन 17 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज एंड द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सिंपल है, आपने सुना होगा 18 साल से ऊपर वाले ही वोटिंग कर सकें, बस इसी लाइन पे पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। और 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। ठीक है, यही क्वेश्चन सिर्फ रिपीटेड होते हैं नॉर्मली, अगर होंगे भी तो। ये एक पैटर्न है जो NIS की तरफ से ही अनाउंस किया गया था। ठीक है, मार्किंग स्कीम में एंड में था, तो मैंने सिर्फ यही पैटर्न उठाया। इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर डिज़ाइन होता है पूरा। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा पेपर डिज़ाइन बता रहा हूँ। तो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 8 और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। 40 + 40 20, 100 मार्क्स हो गए। और टाइमिंग सेम 3 घंटे की होती है। ठीक है, पेपर 2 बार होता है, अक्टूबर और अप्रैल में। तो आपके 2 बार पेपर होते हैं, तो आप जिसमें भी दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैटर्न सेम ही रहता है। सिलेबस इतना वाइड है कि इसमें से कुछ चैप्टर्स ही आते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन से कराए। अगर आप सिर्फ 10-15 भी चैप्टर कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। ठीक है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। तो जाहिर सी बात है, वोटिंग का सिर्फ राइट्स उन्हें है जो आपके 18+ होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उनके पास, और किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं, और मेंटली ठीक होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखते हैं इस आंसर को एक्सप्लेन कैसे करना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज मीन्स गिवन एवरी एडल्ट वोमेन मैन द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना भेदभाव के वोटिंग करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइनिंग शॉर्ट किया, आप लाइनिंग और ऐड कर सकते हैं। मैन और वोमेन के जगह आप लिख सकते हैं रिलीजियस, कास्ट। ठीक है, यहाँ पे और ऐड होएगा। अंडर द सिस्टम आफ्टर अ स्पेसिफाइड एज द पर्सन गेट द राइट टू वोट। एज के अंडर है स्पेसिफाइड, तो उसे राइट टू वोट है उसके पास। अब ये किसके पास ये है? अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कंडीशन बताई है कि जब वोटिंग स्टार्ट हुई तब की क्या कंडीशन थी। कुछ कंट्री की कंपैरिजन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे। उसके बाद बीच बीच में दिए कि जो वोमेन थे, पहले क्या सिस्टम थे कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का राइट था जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, किसके, प्रॉपर्टी के, या आप कह सकते हैं आज के टाइम के बिजनेसमैन सिर्फ वोट देख सकते थे। लेकिन ये सिस्टम को चेंज किया गया। फिर ये सिस्टम डेवलप हुआ तो इसमें भी एक कमी थी, वोमेन को वोट देने का राइट नहीं था। फिर उस राइट को ठीक किया गया। अब इसमें 21 जो था कि 21 एज वाले वोट करेंगे, तो उसको भी चेंज किया गया। अब है 18। इतने सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपके। थोड़ी सी कंपेरिजन यहाँ पे की हुई है मैंने, आपने भी ऐसे ही लिखना है। 5 मार्क्स है तो कुछ लाइनिंग आप कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ ही आपने भी लिखना है। थोड़ा सा यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन यहाँ से कम कर सकते हैं, या पूरा ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट इंडिया का लिख दीजिए, अदर कंट्री का जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो आपके नॉर्वे की एज थी 23 थी, जो ब्रिटेन थे, सोवियत यूनियन थी, जिसे आज हम रसिया कहते हैं, ये सोवियत यूनियन के नाम से ही जाना जाता था। तो तब 18 ईयर्स इनकी थी वोटिंग की। इंडिया में 81 नहीं थी, 21 थे। ये अमेंडमेंट के बाद 18 आया है। यहाँ पे वैसे शो नहीं किया गया। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ आपके एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो सेम, व्यक्ति जो भी हो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18+ होने चाहिए, मेंटालिटी है तो कोई पागल या फिर ऐसी परिस्थिति में ना हो, और लास्ट कि कोर्ट से किसी प्रकार की उसका पनिशमेंट ना हो या उस पर किसी मुकदमा ना चलता हो। ठीक है, उसके अलावा भी एक कमी रह जाती है, जैसे अगर वोटिंग बना रहे वोटर कार्ड तो उसमें एड्रेस गलत हो गया तो भी वोटर कार्ड आपका नहीं बनेगा।
कई बार नेमिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसके कारण भी वोटर कार्ड जो होता है आपके कैंसिल हो जाता है, दोबारा से बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये तो बनने के बाद की मिस्टेक है और कंडीशंस भी है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो इंडियन सिस्टम है वो आपका मेजोरिटी सिस्टम होता है इलेक्शन में, कि जब मेजोरिटी जिसके पास होगी उसी की गवर्नमेंट होगी, चाहे आपके लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट या यूनियन लेवल गवर्नमेंट, यूनियन या सेंट्रल आप कह लें। ठीक है, तीनों लेवल के गवर्नमेंट में सेम कंडीशन है। जो इलेक्शन वोटिंग सिस्टम है उसमें मेजोरिटी चाहिए। विदाउट मेजोरिटी कोई भी पार्टी या फिर कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं बन सकता। ठीक है, ये सिंपल है। तो इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जो 2015 में आपके आया हुआ है। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कंसीडर बेटर देन द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम? अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को समान बहुमत से किस आधार पर बेहतर समझा जाता है? सिंपल बताया गया है कि मेजोरिटी सिस्टम जो है वो बेटर कैसे है। ठीक है, जो आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उससे बेटर कैसे, कंपैरिजन में लिखना है। इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें सीधा रूल्स है 50+1। ठीक है, जिस कैंडिडेट के पास इतनी हो जाएगी वोटिंग वो विन हो गया, इसीलिए बेटर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जबकि इसमें ऐसा नहीं है, उसके अलग अलग कंडीशन है। मेनी मल्टीपल फेस कंपटीशन टेक प्लेस इन द सिस्टम्स में है कंपटीशन कैंडिडेट्स के बीच में, लेकिन फिर भी इंडियन सिस्टम में सिंपल रूल है कि जिस भी कैंडिडेट्स के पास 50+1 वोट हुआ वो विन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन में ये सिंपल रूल है और इसे ही आपने भी ऐसे ही लिखना है। अब बात करते हैं द जनरल मेजोरिटी सिस्टम इज द, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, अदर कंट्रीज़ का, कि वहाँ की सिस्टम और इंडिया की सिस्टम अलग अलग है। लेकिन हमारे जो सिस्टम है वो जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेम इलेक्शन सिस्टम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसे कहते हैं द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन होता है। इसमें सिंपल ये है कि जो वोटिंग है वो डायरेक्ट नहीं होती। ठीक है, वोटिंग गुप्त होती है। और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में ऐसा नहीं होता, वहाँ ओपन वोटिंग होती है। ये भी एक सिस्टम ही है। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे रूल्स जो होते हैं उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आंसर को पॉजिटिव लेके चलना है ताकि आपको रिमेंबर हो जाए और अच्छे से आप प्रेजेंट भी कर सकें। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है। और आज जो अगला चैप्टर है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, 8 थे तो वहाँ से एक कम किए हैं, 8 या 7 थे। ठीक है, अब जो आपने तो यहाँ पढ़ ही लिया है कि वोटिंग होता है 18+, लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वोटिंग विदाउट इलेक्शन हो ही नहीं सकता। और इलेक्शन के लिए ऑफिसर होते हैं, 2 ऑफिसर होते हैं, एक रिटर्निंग ऑफिसर और एक पिटीशन ऑफिसर। ठीक है, जब याचिका जो अप्लाई होता है ना, अप्लाइड व्यक्ति, अगर जब वो अप्लाई करेगा तब एक ऑफिसर चेक करेगा, फिर रिटर्निंग ऑफिसर के जो काम है वो आप यहाँ देखेंगे कि वो काम क्या होता है। ठीक है, यही 2 मेन ऑफिसर होते हैं। अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके भी कंडीशंस हैं, इसकी पेमेंट देनी पड़ती है अलग अलग सीट के लिए। ठीक है, तब आपकी फॉर्म सिलेक्ट होगी। नॉर्मली जैसे स्टूडेंट एडमिशन के लिए फ़ी पे करते हैं, वैसे ही इलेक्शन में भी जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा क्वालिफिकेशन चेक होगी। क्वालिफिकेशन सिंपल होती है, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, कभी भी केस मुकदमा ना हो और व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक हो। उसके अलावा जो चुनाव लग रहा है उसकी एज मान्य हो, यानी 21 या 25+ होना चाहिए, ये कंडीशंस होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 नंबर का। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ऑफिसर इज गिवन द distinction of returning officer in the constitution with the state government। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करता। अब बात करते हैं स्पेशली कि इस ऑफिसर के काम क्या होते हैं। काम होते हैं कि जितने पेपर पार्टिसिपेट ने जमा किए नॉमिनेशन के लिए, उस पेपर को एक्सेप्ट करना, लेटर को एक्सेप्ट करना, एग्जामिन करना कि पेपर में किसी भी प्रकार की इरर्स नहीं होनी चाहिए। अगर इरर्स होगा तो रिजेक्टेड यहीं पे कर देंगे रिटर्निंग ऑफिसर। उसके अलावा सिंबल के लिए, और सिंबल के लिए होना चाहिए कि सिंबल भी यही ऑफिसर अनाउंस करते हैं
ठीक है, आपने कई सारे सिंबल सुने पार्टियों के, जैसे बीजेपी के कमल हैं, आपके कांग्रेस के हाथ के निशान है पंजे के, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक साइन यही अनाउंस करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्शन में छोटे लेवल पे तो इलेक्शन जो होता है नॉर्मली सरपंच लेवल तक, तो उसमें तो कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें अलग अलग आपके साइन भी होते हैं, तो वो भी यही ऑफिसर से अनाउंस होता है। जब सब अप्रूव्ड हो जाएगा फाइनली, तब कैंडिडेट को डिक्लेरेशन फॉर्म दी जाती है कि हाँ जी अब आप जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पोलिंग बूथ होती है वहाँ भी सुपरवाइजिंग करना हो इसी ऑफिस का काम होता है कि सब कुछ ठीक से मैनेजमेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इन फैक्ट द रिटर्निंग ऑफिसर इज द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरल एंड द इम्पेटिकल इलेक्शंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट कहा गया है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर तो कई सारे होते हैं, अगर यही ऑफिसर रिजेक्टेड या एलिगेशंस लगा दे तो पार्टिसिपेट करे ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट ना देखे तो वोटिंग सिस्टम में भी चीटिंग हो सकती है, इसीलिए इसे टॉप मोस्ट ऑफिसर कहा गया है। यहाँ पे इस लाइन की मीनिंग यही निकल के आती है, ठीक है। आंसर की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कीजिए, आपको जरूर लर्न हो जाएंगे। इतना मुश्किल लैंग्वेज में मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प हुई होगी। तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 18 चैप्टर मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।